वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मार्च और 22 मार्च को आपका महायुद्ध है यूपीपीएससी एपी होगा, यानी सरकारी वकील बनने का जो आपका सपना है वो लगभग पूरा होने की कगार पे है। अगर आपने शानदार मेहनत करी है तो उसी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए फुल एंड टेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरे 150 सवालों का शानदार पूरे सिलेबस का निचोड़ ले आए हैं। एक इससे पहले दे दिया, नहीं देखा है देख लीजिए, ये आखिरी टेस्ट है। अगर आप ऐसे ही टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, और ये आपको टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। 32 टेस्ट मिल जाएंगे पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे सिलेबस का निचोड़ जाके प्रैक्टिस करिए, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। अबेटमेंट, कंस्पायरेसी एंड अटेम्प्ट, यानी दुष्प्रेरण, षड्यंत्र एवं प्रयास, इसमें अपराध अपूर्ण होता है कह रहे हैं, यानी इनकम्प्लीट होता है क्राइम। ये कह रहा है जब तीन या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है या क्रिमिनल कंस्पायरेसी कहा जाता है। यदि एक्स और वाई अगले दिन जेड की हत्या करने की योजना बनाते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी होंगे भाई, या अपराध के दोषी होंगे। इफ एक्स एंड वाई प्लान टू मर्डर द जेड द नेक्स्ट डे दे आर गिल्टी ऑफ क्राइम। तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन 2, है ना। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, दो या उससे अधिक, है ना, एक नहीं, है ना। कंस्पायरेसी, क्रिमिनल कंस्पायरेसी है ये, दो या उससे अधिक, तीन नहीं, मिनिमम दो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होती है। बीएनएस जो है अप्लाई होता है टू एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है ए जो भारत का नागरिक है केन्या में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे केन्या में ही अभियोजित किया जा सकता है और हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। और बीएनएस 2023 के प्रावधान भारत के नागरिक के द्वारा भारत के बाहर या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो बहुत ही आसान है, उसे केन्या में क्यों ही अभियोजित करेंगे, वहाँ के कानून अलग होंगे, यहाँ भारतीय में लाने पड़ेंगे भारत के कानून के आधार पर ना, तो दिल्ली में ही अभियोजित किया जाएगा। A citizen of India commit murder in Kenya. If he is arrested in Delhi, then he can be tried and convicted of murder only in Delhi, not in Kenya. तो ये गलत हो गया। 3 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है किसी कार्य को दंडनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह नैतिक रूप से दोषपूर्ण हो, वह पाप ही होना चाहिए। यह कथन लॉर्ड डेनिंग ने दिया था। मेंसरिया का अर्थ दोषी व्यक्ति होता है, और एक्टस मी इन वीटो फैक्टम नॉन एस्ट एक्टस का अर्थ है मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी मेरा कार्य नहीं है। एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट एक्टस मीन्स एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? बहुत ही आसान है। मेंसरिया का अर्थ होता है दोषी व्यक्ति नहीं, दोषी मन। क्या होता है? दोषी मन होता है ना, गिल्टी माइंड, गिल्टी पर्सन नहीं। भाई आपने सोच लिया दिमाग में कि आपको दुराशय है ना, किसी के प्रति गलत चीज़ करने की सोच लिया, आइडिया लिया, गिल्टी माइंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 8, इसमें लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी सेक्स को बताया गया है। 2 क्लॉज 9 में कपट पूर्वक शब्द को, यानी जो फ्रॉडलेंटली है, उसको बताया गया है। 2 क्लॉज 10 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉडलेंटली यानी कपट पूर्वक जो शब्द है ये 2 क्लॉज 9 में, ये बिल्कुल सही है। 2 क्लॉज 8 जो है इसमें डॉक्यूमेंट को रखा गया है, और 2 क्लॉज 9 में सेक्स के बारे में बताया गया है। 2 क्लॉज 10 में सेक्स के बारे में जानकारी दी गई है, लिंग के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज 5 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत उच्चारण जो है ही का प्रयोग तीनों पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के लिए किया जाता है। और बीएनएस 2023 की धारा 2 क्लॉज 7 बेईमानी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और किसी अन्य को सदोष हानि पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करना। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? इसको ध्यान से आप अगर पढ़ा होगा तो सोचिए इसके बारे में।
तो कोई गलत नहीं है यहाँ, ठीक है। 6 में आते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 7 में यह प्रावधान है कि दंडादेश पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सादा हो सकता है, यानी जो सेंटेंस है वो होली और पार्शली रिग्रेस या माइल्ड हो सकता है। धारा 8 क्लॉज 3 कहती है कि जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की जो सज़ा है अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि की 1/4 तक सीमित होगी। और धारा 13 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान करती है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो कई अपराधों से मिलकर जो अपराध बनता है वो है एक्चुअली में धारा 11 में। किसमें है? धारा 11 में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो अध्याय 3 है साधारण अपवाद संबंधित है ना, यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। धारा 14 से लेकर धारा 34 तक साधारण अपवाद एवं संहिता में अपराधों और दंडात्मक प्रावधानों को समाहित किया गया है। और मैक्सिम इग्नोरेंटिया ज्यूरिसो नॉन एक्सक्यूसेट, यानी मैक्सिम इग्नोरेंशिया ज्यूरिसो नॉन एक्सक्यूसेट, इसका मतलब है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन बी, धारा 14 से 44 तक जो है साधारण अपवाद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा है धारा 18 जो है आवश्यकता के सिद्धांत का प्रावधान करती है भाई। और धारा 20 से लेके 21 तक साधारण अपवाद के तहत बालक के कार्यों का उल्लेख किया गया है। 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यह वैदिक सिद्धांत डोली इनकैपेक्स। तो यहाँ पे कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो यहाँ देखेंगे आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है धारा 19, ठीक है, ये गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड 1920 इज अ लीडिंग केस ऑन इंटॉक्सिकेशन, यानी मतता पर एक मामला है, यह अग्रणी मामला है। धारा 21 स्वैच्छिक मतता यानी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। और मैक्सिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया हैज़ बीन कंटेन इन सेक्शन 25 ऑफ BNS। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ स्वैच्छिक मतता या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जो है आपको धारा 24 में देखने को मिलेगी, 21 में नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसकी धारा 37 के अधीन चोरी, लूट, रिष्टी, अतिचार एवं चोरी, लूट, रिष्टी, अतिचार करने का प्रयत्न करने के विरुद्ध संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और धारा 39 कहती है उन कृत्यों का प्रावधान करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो बताइए यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ सही होगा आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, सेक्शन 37, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, यहाँ उत्तर प्रदेश बनाम राम स्वरूप मामला था, है ना, स्टेट ऑफ यूपी होना चाहिए था। और यहाँ पे धारा 37 होनी चाहिए था, बाकी ठीक है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। BNS की धारा 45 के तहत दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान है, यानी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह केवल दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, तो वह दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होता है। और BNS 2023 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, अपराध करने की साजिश में शामिल होकर एवं जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपराध करने में सहायता करना दुष्प्रेरण के अपराध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 12 में सही की पहचान करनी होगी। धारा 57 कह रहा लोक साधारण के द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण के दंड का प्रावधान करती है भाई। धारा 59 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने की परिकल्पना को छिपाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 60 लोक सेवक के द्वारा उस अपराध की परिकल्पना को छुपाने के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए 58 और यहाँ भी होना चाहिए था 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी होगी भाई।
कह रहा है बीएनएस की धारा 2023 मतलब बीएनएस 2023 की धारा 75 क्लॉज 1 किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दंड का प्रावधान है। धारा 75 के तहत किसी महिला से लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध दंडनीय अपराध है। और धारा 76 के तहत महिला को विवश करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है दंडनीय है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत होगा पहला, धारा 75 नहीं, यहाँ धारा 74 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। बीएनएस 2023 जो है इसके अंतर्गत प्रथम दोष सिद्धि पर दृश्य रतिकता के लिए कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होता लेकिन जिसे 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंग्लिश में कहें तो वॉयरिज्म ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज पनिशेबल with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may be extend to 3 years and shall also be liable to fine। बीएनएस 2023 के अंतर्गत द्वितीय दोष सिद्धि पर दृश्य रतिकता यानी वॉयरिज्म जो है इसके लिए कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होता लेकिन 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है, 1 वर्ष से कम नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है धारा 79 के अंतर्गत पीछा करना दंडनीय अपराध है यानी स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं। धारा 80 के अंतर्गत दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान है और धारा 80 के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए 7 वर्ष से कम नहीं जिसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है भाई। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत है आपसे पूछ रहा है। तो पीछा करना तो आता है धारा 78 में, किस में आ जाता है? धारा 78 में। और दहेज मृत्यु जो है धारा 80 में है बीएनएस की। ठीक है, 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ गलत की पहचान करनी है। धारा 100 जो है इसके तहत आवश्यक मेंसरिया का अर्थ जो है आशय या ज्ञान है। हत्या को बीएनएस 2023 की धारा 101 में परिभाषित किया है और हत्या को बीएनएस की धारा 102 के तहत 4 दशाओं का वर्णन किया गया जिसके तहत आपराधिक मानववध हत्या होगी। तो यहाँ पे जो है कौन सा आपका गलत विकल्प होगा? तो आप यहाँ देखेंगे हत्या जो है धारा 101 के तहत 4 दशाओं का वर्णन है, धारा 101 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, गलत बताना है इसमें आपको। धारा 103 कह रहा है हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है और हत्या के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना दंड का प्रावधान है। धारा 105 के अंतर्गत आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये तीनों, गलत कोई नहीं है, तीनों सही है। यहाँ 18 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामले के अपराध का प्रावधान करती है। धारा 107 के अंतर्गत बालक या विकृचित व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण दंडनीय है। धारा 108 में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध जो है वो प्रावधानित है। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है। यहाँ 19 में देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। धारा सबसे पहले 128 कह रहा है इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग की क्रिया का वर्णन किया गया है। धारा 129 में आपराधिक बल से संबंधित है यानी क्रिमिनल फोर्स से संबंधित है। एक कुत्ते को जेड के बिना जेड पर हमला करने के लिए उकसाता है, यहाँ ए ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे गलत की पहचान करनी होगी। बीएनएस 2023 की धारा 144 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 145 दासों का आभ्यासिक व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान करती है भाई, यानी हैबिचुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर आप करते हो स्लेव्स का। धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के लिए दंड का प्रावधान करती है, यानी प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। सेक्शन 144, 145, 146 ये 3 है। इनमें से कौन सा गलत डेफिनेशन दे रहा है? तो कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध के लिए प्रावधान करता है। धारा 159 के तहत विद्रोह, दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना दंडनीय है, ये बताता है।
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। 22 में गलत की पहचान करनी है। अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान करता है। धारा 178 कूट रचित सिक्के, सरकारी स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोट के लिए दंड का प्रावधान करती है। और धारा 178 के स्पष्टीकरण 2 में सिक्का परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं, तीनों बिल्कुल ठीक है। 23 की बात करते हैं, गलत पहचानना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 के तहत दंगे के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। दंगे के अपराध के लिए कारावास का जो अधिकतम है वो 1 महीने तक का दंड या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 के तहत दंडनीय है भैया। क्या तो यहाँ कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा। तो कोई गलत नहीं है मेरे भाई, तीनों यहाँ सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य यानी जो फेक एविडेंस दिए जाते हैं, फॉल्स एविडेंस दिए जाते हैं और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान। धारा 227 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित किया गया है। धारा 228 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य गणना को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। धारा 25 की बात करते हैं, गलत की पहचान करनी है। धारा 306 के अंतर्गत जो लिपिक है या सेवक है उसके द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति की चोरी दंडनीय है। धारा 303 क्लॉज 2 के अंतर्गत द्वितीय दोष सिद्धि पर चोरी के दंड का विस्तारित 1 वर्ष का कठोर कारावास जो 5 वर्ष तक किया जा सकता है। धारा 305 के अंतर्गत निवास गृह या यातायात के साधन तथा पूजा स्थल में चोरी दंडनीय है। तो यहां कौन सा गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 26 को ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्राइम समझाया गया है। कह रहे एक्स वाई से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी नेशनल हाईवे पर उसे पिस्तौल दिखाता है और वाई से उसका पर्स मांगता है और परिणाम स्वरूप वाई अपना पर्स सरेंडर कर देता है। इस स्थिति में ए के द्वारा कारित अपराध जो है वो लूट है। और कह रहे एक्स वाई से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाता है, वाई से उसका पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप वाई अपना पर्स दे देता है। इस स्थिति में ए के द्वारा अपराध जो है वो डकैती है या जो है अपराध जो है चोरी है ना, मतलब लूट है, डकैती है या चोरी है। क्या इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो ये सिंपल सा आंसर है, ये है आपका लूट है ना। ये क्या है? लूट। भाई डकैती क्या होती? घर में घुसना, सेंध मारी। चोरी जो मतलब सामने से ना की जाए, चुपचाप करी जाए ना। तो तीनों में अंतर आपको पता हो। तो ये है लूट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है धारा 304 के अंतर्गत स्नैचिंग यानी झपटमारी को परिभाषित किया गया है। चोरी करने के लिए अपराधी जो है अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी भी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। परिस्थितियों में चोरी झपटामारी है। झपटामारी के लिए सज़ा एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ होना चाहिए था 3। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा 308 के अंतर्गत परिभाषित किया गया किसको? एक्सटॉर्शन या उद्यापन को। किसको? एक्सटॉर्शन या उद्यापन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर लगा लीजिए एक बार जाके, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ है, फुल एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं लगाए तो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी सही बताना है। धारा 351 आपराधिक अभित्रास को परिभाषित और दंडित करती है यानी डिफाइन करती है एंड पनिश करती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। धमकी को आपराधिक अभित्रास के अपराध में शामिल किया जाता है। थ्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये दोनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 30 में गलत की पहचान करनी है। धारा 294 के अंतर्गत अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय को दंडनीय बनाया गया है। धारा 295 के अंतर्गत बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि को दंडनीय बनाया गया है, यानी सेल ऑफ ऑब्सीन्स बुक जो है वो दंडनीय है धारा 294 के तहत।
और धारा 295 के तहत अगर बच्चों को आप बेचते हैं इस तरह की तो वो पनिशेबल है। तो कह रहा कौन सा गलत है? तो ना एक ना दो, दोनों सही है भाई। क्वेश्चन 31 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है जमानती अपराध का अर्थ क्या है? BNS 2023 के संबंध में जमानती अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जिसे पहले अनुसूची में जमानतीय के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो भाई। एन ऑफेंस विच हैज़ स्पेसिफाइड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। ऐसा अपराध जिसे तत्समय लागू किसी अन्य विधि के द्वारा जमानती बना दिया गया हो। एन ऑफेंस विच हैज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही होगा? तो दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 32 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। BNS 2023 के प्रावधान जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। BNS 2023 के तहत जमानत की परिभाषा में कहा गया है कि जमानत जो है किसी अधिकारी या अदालत द्वारा दी जा सकती है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में भी तो लागू ही होगा ना, पहले नहीं था भाई, ये गलत है, अब तो लागू होता ही है। 33 में सही की पहचान करनी है। BNS की धारा 2G कह रहा है ये असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताती है। और संज्ञेय अपराध का महत्व या संज्ञेय अपराध का मतलब एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका? तो सिर्फ दूसरा सही है, यहाँ पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि 2G में जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है, ना कि नॉन कॉग्निजेबल, यानी हिंदी में कहें तो संज्ञेय अपराध के बारे में 2G में बताया गया है। 34 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? कह रहा है परिवाद एक संज्ञेय अपराध या एक असंज्ञेय अपराध से संबंधित हो सकता है भाई, यानी कंप्लेंट की बात कर रहा है। और इसके अंतर्गत परिवाद मजिस्ट्रेट से नहीं की जाती है, परिवाद मौखिक रूप से की जाती है, या परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है ना। यानी कह रहा है BNS 2023 में कंप्लेन में रिलेट टू ईदर अ कॉग्निजेबल और अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी अगर आप नहीं कोई कंप्लेन फाइल करते हो, परिवाद देते हो, तो वो कॉग्निजेबल भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल। अंडर अ BNS कंप्लेंट इज नॉट मेड टू अ मजिस्ट्रेट, और कंप्लेंट कैन बी मेड ओरली भी दे सकते हो। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, है ना, ज़रूरी नहीं है पुलिस रिपोर्ट भी उसमें शामिल हो। तो गलत कौन सा है? काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे सिर्फ दो गलत है। ये मजिस्ट्रेट को भी आप कंप्लेन दे सकते हो और कंप्लेन मौखिक रूप से भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं हो लिखित ही हो, ठीक है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। BNS 2023 के अंतर्गत किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो परीक्षा के बाद असंज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है वह FIR होती है। BNS 2023 के अंतर्गत किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो परीक्षा के बाद असंज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है वह मानित शिकायत होती है। और BNS 2023 के अंतर्गत किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो परीक्षा के बाद असंज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटन करती है वह धारा 193 क्लॉज 3 के तहत पुलिस रिपोर्ट होती है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी वाला, है ना, बाकी पहला तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ 36 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है धारा 2M समन मामला को परिभाषित करती है, समन केस को बताती है। और समन का अर्थ ऐसे अपराध से संबंधित मामला है जो 2 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंड नहीं है। और समन के या समन मामले का अर्थ है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। गलत कौन सा है भाई? तो आसान है, यहाँ आप देखेंगे सेक्शन 2X जो है BNS का, ये समन केस से संबंधित है। और समन मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ लेस देन 2 years, ठीक है। 37 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। धारा 246 के तहत कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आती है। 248 के तहत कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आती है। 233 के तहत कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आती है। तो यहाँ गलत कौन सा होगा ये आपको बताना है। आप कहेंगे अरे सर ये क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ भाई यहाँ तो आपको कोई गलत नहीं दिखेगी, तीनों ही सही है, चाहे सेक्शन 246 हो, 48 हो, 33 हो, ये सभी आती है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
38 में सही की पहचान करनी है। धारा 2Y के अंतर्गत पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित का मतलब इंग्लिश में कहे तो विक्टिम को बताया गया भाई। और वारंट मामले का संबंध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 5 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला। वारंट मामले होते हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है ना। 2 से कम की है तो वो समन केस होते हैं। वारंट आ जाता है अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा है। ठीक है। क्वेश्चन 39 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अपर सत्र न्यायाधीश के बीच कार्य का वितरण सत्र न्यायाधीश करता है। सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन के निस्तारण की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत होगा, ये आपको बताना होगा। तो ये कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन 40 में सही की पहचान करनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। राज्य सरकार के द्वारा किसी जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एंड एग्जीक्यूट मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ सही है आपका दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है, थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा। कह रहा जहाँ किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है। और जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 15 दिन का नोटिस देने के बाद जो है नियुक्त कर सकती है, या 16 दिन का। कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये बताना है। तो ये है आपका सही पहला वाला है ना, 14 दिन का नोटिस देने के बाद सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 42 में गलत की पहचान करनी है। धारा 20 कह रहा है बीएनएस की अभियोजन निदेशालय का प्रावधान करती है और राज्य और जिला के द्वारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाती है। अभियोजन निदेशक राज्य के गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है यहाँ। ठीक है। 43 देखो ध्यान से, इसमें सही की पहचान करनी है, थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो स्टेटमेंट्स को। उच्च न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है। सत्र न्यायाधीश के द्वारा आजीवन कारावास का आदेश पारित किया जा सकता है। भाई कौन सा सही है? दोनों सही है। ठीक है। 44 में गलत की पहचान करनी है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत 10,000 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा सुना सकती है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट 50,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अधिक की कारावास या 10,000 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा नहीं दे सकता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। 45 में आते हैं, यहाँ भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा बीएनएस 2023 की धारा 26 जो है ये शक्तियाँ प्रदान करने के ढंग से संबंधित है। बीएनएस धारा 28 जो है ये शक्तियों की वापसी से संबंधित है। और धारा 30 जो है ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों का प्रावधान करती है। तो बताइए यहाँ पे गलत की पहचान करिए, कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 46 में आए अगर यहाँ पे सही की पहचान करनी है तो पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। भाई पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। और पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के उद्घोषित अपराधी के मामले में गिरफ्तार कर सकती है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में। और पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी सशस्त्र बल के मामले में भी गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ सही कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ सही होगा सिर्फ 2-3, है ना। असंज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार बिना वारंट के नहीं हो सकता है, वो अगर संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें ही गिरफ्तार होती है। ठीक है। चलिए 47 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा बीएनएस 2023 की जो धारा 43 है गिरफ्तारी कैसे की जानी चाहिए इसकी प्रक्रिया प्रदान करती है ना। सेक्शन 43 में गिरफ्तारी करते समय कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाला अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं छुएगा या कैद नहीं करेगा यदि वचन द्वारा अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो, यदि कर्म द्वारा अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा जो है सही होगा। तो दोनों ठीक है यहाँ। ठीक है।
चलिए 48 में गलत की पहचान करनी है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने का प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, भले ही उसने कोई भी अपराध किया हो। और धारा 43 सब क्लॉज 1 प्रावधान करती है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकती है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और जहां गिरफ्तारी करने की ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद है, महिला पुलिस अधिकारी को प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो यह धारा 43 क्लॉज 3, ठीक है, ये गलत है, बस बाकी ठीक है। 49 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। धारा 63 के अंतर्गत समन के प्रारूप का प्रावधान है। धारा 64 इस बात से संबंधित है कि समन तामील कैसी की जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 50 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बीएनएस की 2023 की धारा 77 में गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट के सार के बारे में सूचित करने का प्रावधान है। धारा 78 के अनुसार पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी किए अदालत के सामने लाना होगा। धारा 79 में प्रावधान है कि वारंट को कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, ये बताना है। तो बताइए यहाँ कौन सा गलत है। तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसकी धारा 175 में पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध में अन्वेषण करने की शक्ति दी गई है। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 175 क्लॉज 1 में किसी अपराध अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति है। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को बीएनएस 23 की धारा 175 क्लॉज 3 में किसी अपराध अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति है, या कह सकते हो 175 क्लॉज 2 में किसी अपराध अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति 175 क्लॉज 2 में है। तो 1, 3, 2 कौन सा सही है यहाँ पे, या 175, मतलब गलत बताना, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत है ऑप्शन डी, यहाँ पे होना चाहिए था धारा 176 क्लॉज 1, ठीक है। चलिए 52 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा 175 क्लॉज 3 के तहत अन्वेषण को निर्देशित करने की शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। धारा 175 क्लॉज 3 के तहत अन्वेषण का आदेश जो है वो दे सकता है, भले ही अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। तो यहाँ कौन सा सही है, मतलब गलत पूछ रहा, माफ कीजिएगा। तो कोई गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। 53 में गलत की पहचान करनी है, कह रहे हैं आपराधिक प्रक्रिया जो है ये, या बीएनएस 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1976 की जगह ली है, या भारत का नया आपराधिक न्याय प्रक्रिया कानून है ये एफआईआर 2 प्रकार सूचना एवं 0 एफआईआर की होती है इसके तहत, बीएनएस 2023 के तहत। तो यहाँ पे गलत है पहला, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या कह सकते हो सीआरपीसी 1973 होना चाहिए था, बाकी तीनों ठीक थे, बस यहाँ 1973 होना चाहिए था। फिर कह रहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा गंभीर अपराधों में 60 दिन तक है, और 2023 में चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम समय जो है सामान्य अपराधों में 30 दिन तक है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो कोई गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। यहाँ 55 में सही की पहचान करनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने धारा 61 से धारा 63 तक या धारा 61 से 63 तक अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। वीडियो, तस्वीरें, आवाज़ों के नमूने, बायोमेट्रिक्स आदि अब अस्वीकार्य हैं। तो यहाँ कौन सा सही है, तो ये दोनों ठीक है। 56 में गलत बताना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 1, इसमें कुछ पदों की परिभाषाएं हैं। धारा 2 में कुछ पदों की परिभाषाएं या धारा 2 के तहत संस्वीकृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 57 कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक न्यायाधीश को किसी गवाह या वाद के पक्षों से कोई भी सवाल पूछने का अधिकार देती है, चाहे वह सुसंगत या असुसंगत हो। तो ये धारा कौन सी, 165, 66, 67 या 68 में।
तो धारा 168 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो 58 को ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है घायल व्यक्ति का कथन मृत्युकालिक या मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है। यदि वह जीवित बच जाता है तो उसका कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा भाई, है ना, जो एविडेंस लिया जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है, 160, 61, 62 या 63, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 160 में आ जाएगा, ठीक है। 59 में गलत बताना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 152। इसके अंतर्गत एक वकील को दूसरे वकील द्वारा निर्देश दिया जाता है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डाकू है। साक्षी से यह पूछने का उचित आधार है कि क्या वह डाकू है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्ष्य की जो ग्राह्यता है न्यायाधीश के द्वारा निश्चित की जाती है, यानी जो एडमिसिबिलिटी है ऑफ एविडेंस इज डिटरमाइंड बाय जज। और इसके अंतर्गत किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ भी, ठीक है। 60 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। बीएनएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 न्यायालय को एक साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार के द्वारा उससे प्रति परीक्षा करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। धारा 157 के अंतर्गत न्यायालय आमतौर पर किसी पक्षकार को अपने ही साक्षी से प्रति परीक्षा करने और उसे पक्षद्रोही घोषित करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि साक्षी का कथन शत्रुता का तत्व प्रदर्शित करता है। धारा 157 के अंतर्गत केवल यह घोषणा करने पर कि कोई साक्षी पक्षद्रोही है उसके सभी कथनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पे गलत बताना है बस, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगले में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। धारा 140 कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। धारा 141 के अंतर्गत प्रति परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और धारा 142 के अंतर्गत पुनः परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ करेक्शन थोड़ा कर लीजिए, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो गलत हैं। ये तो सही है, सेक्शन सी मतलब जो ऑप्शन सी है ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था धारा 142, यहाँ पे प्रति परीक्षा है और यहाँ पे भी आपकी प्रति परीक्षा है ना, मुख्य परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा है, प्रति परीक्षा है और आपकी पुनः परीक्षा, ये तीनों ही इसी आर्टिकल में है। क्वेश्चन 62 में आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 146 के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है। लीडिंग क्वेश्चन की बात कर रहा है, ऐसे प्रश्न जो उत्तर का सुझाव देते हैं जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने का उम्मीद करता है, उसे सूचक प्रश्न कहा जाता है भाई, लीडिंग क्वेश्चन। और सूचक प्रश्न सिर्फ प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कैन ओनली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। 63 में गलत की पहचान करनी है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138, इसके अंतर्गत एक सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसकी धारा 123 जो है ये सह अपराधी से संबंधित है और किसी सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्धि तभी वैध होती है जब इसकी पुष्टि हो भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ठीक हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। 64 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। किसी कक्षीकार द्वारा वकील को दी गई सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 के तहत प्रकट करने की अनुमति नहीं है और धारा 134 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है, इसके तहत विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना संरक्षित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ ना ऑप्शन ए ना दो, दोनों ही सही है। 65 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 126 है, इस सिद्धांत की बाधा को हटाती है कि विधि में पति और पत्नी एक व्यक्ति होते हैं। धारा 126 के तहत पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध और इसके विपरीत दिए गए साक्ष्य को केवल आपराधिक कार्रवाई में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। सिविल और दंडिक मामलों में पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होते हैं भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धारा 126 जो है इसमें पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध और जो है इसके विपरीत दिए गए साक्ष्य को केवल और केवल जो है सिविल और आपराधिक कार्रवाई दोनों में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत होता है, ठीक है।
मतलब चाहे वो आपराधिक कार्रवाई हो चाहे सिविल, दोनों ही में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। 66 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के तहत एक न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में न्यायालय में अपने आचरण के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और धारा 127 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के संबंध में विशेष अधिकार का प्रावधान करती है भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत केयरफुली तो कोई भी गलत नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसकी धारा 130 के तहत एक लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना का प्रकटन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है भाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 131 के तहत अपराध घटित होने की जानकारी का प्रकटन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका गलत होगा ना 1 ना 2, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। क्योंकि 68 पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको बताना होगा कौन सा गलत है। वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की जो वैधता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 में है। यदि विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म होता है और माँ अविवाहित रहती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 के तहत धर्मजत्व की उपधारणा उत्पन्न होती है, चाहे बच्चे के जन्म के समय पिता जीवित हो या मृत हो। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, दोनों यहाँ भी ठीक हो जाएंगे। चलिए 69 में गलत की पहचान करनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इसकी धारा 116 के तहत एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की जो है उपधारणा की जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा को अवधारित किया जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से पहला गलत होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो है धारा 117 में आना चाहिए, है ना। 117 के तहत जो भी विवाहित महिला है उसके द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की उपधारणा दी गई है इसमें। क्वेश्चन 70 में देखते हैं, गलत की पहचान करनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इसकी धारा 108 में किसी व्यक्ति को वाद का एक पक्षकार के रूप में संदर्भित करता है। एक्स पर बिना टिकट रेलवे यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसके पास टिकट थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये धारा 109 में है ना। किस में है? धारा 109 में आ जाएगा। क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी होगी, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक पर ही लागू होता है वो धारा 99 में दिया हुआ है। और भाषा के लागू होने के बारे में यही सेम प्रावधान जो है धारा 100 में है या 101 में है। कौन सा सेक्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ सिर्फ आपका धारा 99 जो है ये सही हो जाएगी। 72 को पढ़िए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जब प्रयुक्त की गई भाषा भागता विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग पर और भागता दूसरे संवर्ग पर लागू होती है लेकिन पूरी तरह से दोनों में से किसी एक पर भी ठीक ठाक लागू नहीं होती है, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यह सेक्शन 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या दस्तावेज Z और R की वसीयत के संबंध में सही होगा, ये बताना है। R ने वसीयत बनाने के संदर्भ में अधिवक्ताओं से परामर्श किया था। R ने वसीयत के प्रारूप तैयार करवाए थे जिन्हें उसने मंजूरी दी थी। R ने अपनी संपत्ति के मूल्य के बारे में पूछताछ की थी जो उसने वसीयत की। तो यहाँ पे सत्य होगा आपका कौन सा? तो ये पहला तीसरा, क्योंकि R ने वसीयत के प्रारूप तैयार कराया, उसे मंजूरी नहीं दी थी, यहाँ होना चाहिए था, तो सही हो जाता। 74 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है रेस गेस्टे का शाब्दिक अर्थ समान समव्यवहार है। समय और स्थान की सन्निकटता, उद्देश्य की समरूपता एवं कार्य की निरंतरता रेस गेस्टे के मानदंड है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 4 है इसके तहत एक ही समव्यवहार के भाग जो है वो शब्द आता है, यानी द टर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 75 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है आपको।
एक सामान्य परिकल्पना के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकर्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा या किया जाता है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है। एक सामान्य परिकल्पना के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकर्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा या किया जाता है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक है। या एक सामान्य परिकल्पना के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकर्ता के द्वारा कुछ भी जो कहा जाता है वो धारा 9 के तहत प्रासंगिक तथ्य है। तो सिंपल सा सवाल है, कौन सी धारा में दिया है, तो धारा 8 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राज्य सरकार जो है वो अवधारित करती है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 का के अंतर्गत नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। तो यहां पे सही होगा आपका कौन सा, दोनों ठीक हो जाएंगे। चलिए 77 में सही की पहचान करनी है आपको। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी के अलावा प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 5 में वर्णित पुलिस अधिकारी के अलावा प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या महानिरीक्षक नियुक्त करेगा। यह धारा 6 में ये दिया है। सिंपल सी चीज कह रहे हैं, धारा 4 में है, 5 में है या 6 में दिया है, तो यह धारा 4 में। ठीक है, 78 पे आ जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा गलत होगा भाई। धारा 12 के अंतर्गत कह रहा महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है भाई। यानी पुलिस एक्ट जो है 1861 का, ये कह रहा है इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी, इसको पावर टू मेक रूल सेक्शन 12 में। या धारा 13 कह रहा है इसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। यह अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों का भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर वहन करना पड़ता है। कौन सा यहाँ गलत है भाई, तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 79 में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। पुलिस अधिनियम 1861, इसके तहत एक अतिरिक्त पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन होता है। और पुलिस अधिनियम 1861 के तहत एक अतिरिक्त पुलिस अधिकारी विशेष रूप से जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होता है। या पुलिस अधिनियम 1861 के तहत एक अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की वापसी के लिए एक आवेदन 1 महीने के नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ गलत होगा आपका कौन सा, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। पुलिस अधिनियम 1861 जो है इसकी धारा 32 का के तहत उत्तर प्रदेश में सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण निषेध को स्पष्ट मना करती है। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से या सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक ड्रिल हथियारों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी हुई है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो ये दोनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से इसको पढ़िएगा। एम नारायण मूर्ति बनाम राज्य 1972 वाद में यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक राज्य में किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र जिसमें वह रहता है उसमें शांति भंग या शांति भंग की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाना संवैधानिक है। हरिहर बनाम स्टेटवाद में कहा गया कि लोकतांत्रिक राज्य में किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के रूप में उस क्षेत्र जिसमें वह रहता है शांति भंग या शांति भंग की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाना संवैधानिक है। यही चीज बोली गई है दुलाल सामंता बनाम जिलाधिकारी हावड़ा के केसेस में। कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यह दुलाल सामंता वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केस। ठीक है, चलिए 82 में भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, इसमें संशोधन के माध्यम से कुल 15 पैराओं को जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कुल 5 परिशिष्ट हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम को कुल 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो सही कौन सा होगा यहाँ पे, तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 83 में गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम यानी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पैरा 98, इसके अंतर्गत थाने में की गई संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना को तत्काल दर्ज कराना चाहिए। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति एवं पदच्युति जिला मजिस्ट्रेट करता है। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट चेक रसीद बुक जो है
इसमें 3 प्रतियों में लिखी जाएंगी। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत इसमें होगा आपका ऑप्शन है, यहाँ होना चाहिए था धारा 97। ठीक है। 84 में गलत की पहचान करनी है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 121 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा के रिमांड एवं प्रक्रिया के विषय में प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक जांच पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को एक अंतिम रिपोर्ट सौंपता है, जिसे अक्सर आरोप पत्र या क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ है ऑप्शन 2 गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा या अन्वेषण अधिकारी होना चाहिए ना। क्या हो जाएगा? अन्वेषण अधिकारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 में सही की पहचान करनी है। यहाँ जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद अपराधियों से पुलिस के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों से संबंधित है। फिर कह रहा है पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जो है पुलिस स्टेशन की हवालात में बंद कैदियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वे विचाराधीन हो या अदालत जा रहे हो। तो यहाँ सही जो है कौन सा होगा? तो सिर्फ दूसरा वाला सही होगा, पहला यहाँ गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये डी के बसु बनाम जो है कौन सा वाद था? डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। ठीक है, डी के बसु और जो है वर्सेस वेस्ट बंगाल राज्य। चलो, अब जीएस के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना होगा हमको, इनमें से गलत बताना है। कह रहा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है धारा मतलब भाग 4 है, अनुच्छेद 51 में है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर आपातकाल के दौरान इनको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जुड़ा। कौन सा सही है? तो तीनों सही हैं। अब यहाँ बताना है, मतलब गलत बताना है, तो कोई गलत नहीं है। अब यहाँ भी गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा? कह रहा है जो पार्ट 3 है ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 3 जो है इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है और ये जस्टिफिएबल एंड डिटेल फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और मौलिक अधिकारों की दृष्टि से भारत का संविधान विश्व में सबसे व्यापक और समृद्ध है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक। तो गलत कौन सा है? यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ है राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू कल्चरल एजुकेशन 23-24, एक्सप्लॉयटेशन 25 से 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29-30। कौन सा सही होगा ये बताना है, बहुत ही आसान। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही है 19 से 22, और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये 29-30 में है आपके। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, 25 से 28 रिलीजन यानी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। 89 में गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ पे नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5(1)(a) के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए यानी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 10 के अनुसार केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। और अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तो जब ये चीज़ 11 में दी है तो 10 में नहीं होगी, या 10 में तो 11 में नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट को अधिकार है टर्मिनेशन और एक्विजिशन से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान बनाने का। 90 में भी गलत की पहचान करनी होगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा मद्रास और बम्बई में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत का पहला विधि आयोग 1838 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो गलत कौन सा है भाई? तो गलत यहाँ पे भैया हो जाएगा 1834 होना चाहिए था, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में जो गठित हुआ 1834। 91 में भी गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार अधिनियम 1858 नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीनों भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए नामित किया था। तो यहाँ भी आप देखेंगे गलत कौन सा है, कोई नहीं। 92 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान राज्य की मांग पर अड़ी थी। इस प्रकार पहले बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है।
चलो 93 पे आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है भाई, ध्यान से देखिए कौन सा गलत है। कह रहा है फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर कह रहा है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। विधानसभा में 2 उपाध्यक्ष थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। 94 में सही की पहचान करनी है। नागरिकों में संवैधानिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मुख्य सुलेखक थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो तीनों सही है यहाँ पे भी। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। हमारी टेस्ट सीरीज को एक बार लगा जरूर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे आपको टफ लगेगी, पर ये पूरे सिलेबस को निचोड़ के दे देगी। पूरे सिलेबस के पॉइंट्स आपको रिवीजन करवा देगी, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। इसमें कह रहा है केशवानंदा जो भारतीय केस था, इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत ने संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या में क्रांति ला दी थी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 7 में विधि शब्द में केवल सामान्य विधियां शामिल है, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बेहद आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 13 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन 96 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? एम नागराज मामला 2006 समानता के सिद्धांत, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामला 2002 स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, कुलदीप नायर मामला 2006 लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 97 पे आ जाते हैं। कह रहा प्रमुख समितियां संविधान सभा एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में गलत बताना है, कौन सा होगा? संघ शक्ति समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो है कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संघ शक्ति समिति जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन को नियंत्रित करता है और इसका ऑडिट भी करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि केवल उसका लेखा परीक्षण करता है। ब्रिटेन के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास दोनों प्रकार की शक्तियां हैं और भारत का जो कैग है वो संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे गलत की अगर बात करें तो गलत होगा आपका कौन सा? पहला वाला है ना, इसका ऑडिट नहीं करता, ये चीज़ है ना। भारत में जो महालेखा परीक्षक है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन को नियंत्रित नहीं कर सकता है ना। ऑडिट कह सकते हो, लेखा परीक्षण कर सकता है पर नियंत्रित नहीं कर सकता, वो तो पार्लियामेंट के पास पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत अपनाया था। भारत ने 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति शुरू की थी और लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी और 2013 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ 1 2 3 सही हो जाएगा आपका, 4th गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी सरकार आई थी, 13 महीने तब शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहे 1 जो है शुरू में राज्य सूची का हिस्सा था। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाला है। पुलिस और विदेशी मामले राज्य सूची के विषय हैं और रेडियो और टेलीविज़न संघ सूची के। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो यहाँ जो है गलत कौन सा हो जाएगा? तो 1 जो है राज्य सूची में ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से करा गया है कंकरेंट लिस्ट में। चलो इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं होगा? देश है और उसकी राजधानी है, जैसे अर्मेनिया की येरेवन और लाइबेरिया की गैबोरोन, माली की बमाको, मोजाम्बिक की मापुतो। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है कंट्री भाई। इधर की लाइबेरिया वगैरह की क्या है भाई? लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है ना? क्या है? मोनरोविया, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़े। गैबरून हाँ अगर पूछ लेता तो ये किसकी होती? तो ये बोत्सवाना की राजधानी है, बोत्सवाना की।
अफ्रीकन कंट्रीज। विश्व की प्रमुख स्थानीय गर्म हवाओं के संदर्भ में सही बताना है, कौन सा यहाँ सही होगा। सिरोको सहारा में चलती है, हेरमेटॉन वेस्ट अफ्रीका में, घिबली लीबिया में और बर्ग साउथ अफ्रीका में। तो इसमें सही कौन सा है, तो ये चारों ठीक है यहाँ। चलिए 103 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। जनजातियाँ क्षेत्र हैं जैसे वेद्दा जनजाति मलेशिया, सेमांग जॉर्जिया और हाईलैंडर स्कॉटलैंड, क्रैकर श्रीलंका। तो यहाँ सही कौन सा है, तो हाईलैंडर स्कॉटलैंड सिर्फ सही है। वेद्दा जनजाति जो है ये आपकी श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका में। सेमांग मलेशिया में पाई जाएगी आपकी, और क्रैकर जो है आपकी ये हो जाएगी कहाँ की, जॉर्जिया की, है ना, ये कहाँ की है, जॉर्जिया की। 104 में भी गलत की पहचान करनी है। एक है मैनहेरम लाइन, मैगिनोट लाइन, 17th पैरेलल लाइन, 13th पैरेलल लाइन। कौन सा इसमें से जो है गलत मैच कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे मैनहेरम लाइन सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच दूर जो है सीमा है मैगिनोट लाइन, और नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच है 17th पैरेलल लाइन। और वहीं 13th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये गलत है, ये है 30th पैरेलल लाइन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, ठीक है। 105 में सही की पहचान करनी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर यूएसए। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया में। तो सही कौन सी है, तीनों सही हो जाएगा। 106 में सही बताना है। केरला है मॉडल्स फोसॉन झरना नॉर्वे, तुगेला झरना दक्षिण अफ्रीका और कुकेनन झरना फ्रांस, गवारनी झरना वेनेजुएला। तो यहाँ सिर्फ पहला दूसरा सही होगा, ठीक है। कुकेनन झरना जो है ये वेनेजुएला में है और गवारनी झरना जो है ये फ्रांस में है, ठीक है। 107 देखते हैं। 2011 की जनगणना के संबंध में गलत बताना है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 63.8%, भारत में शहरी साक्षरता दर 84.1%, पुरुष साक्षरता दर 80.90, महिला साक्षरता दर 64.60। तो गलत कौन सा है भाई, तो भारत में ग्रामीण साक्षरता दर है 67.8%। कितना है, 67.8%। अगला कह रहा है इसमें भी सही की पहचान करनी है। 15वीं जनगणना 2011 का जो नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। फिर कह रहे जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है और 1991 से 2001 के दशक में अनपढ़ लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे आपके। चलो 109 में सही की पहचान करनी है आपको। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नामित सकल घरेलू उत्पाद अपॉन GSDP इंटू 100। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नामित सकल घरेलू उत्पाद अपॉन GDP इंटू संचयक सूचक, या रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन GDP डिफ्लेटर इंटू 100। रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन GDP ग्रोथ रेट इंटू 100। सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी सही है सर यहाँ। अगला है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। ये योजनाएं हैं। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, अटल पेंशन योजना 1 सितंबर 2014, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। तो यहाँ पे गलत जो है कौन सा हो जाएगा, तो जो अटल पेंशन योजना है ये 1 मई 2015 को आई है, ठीक है। 111 में गलत की पहचान करनी है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है केंद्र सरकार ने साल 1998 में किसानों की खेती से जुड़ी क्रेडिट से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू की थी। गरीबी मापने का कॉन्सेप्ट पहली बार दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है। और भारत में 5 साल की योजनाओं की शुरुआत पहले के सोवियत यूनियन के प्लानिंग के तरीके से प्रेरित है। तो गलत कौन सा है यहाँ, कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो 112 में गलत की पहचान करो भाई। समाजशास्त्र शब्द की प्रस्तुति अगस्त कॉम्टे ने की है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में ग्रामीण राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया था। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा है, तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 को अपनाई गई थी। क्वेश्चन 113 में सही की पहचान करनी है। बजट के लेखों की जांच भारतीय संसद की लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। जैन धर्म भारत का सबसे साक्षर धार्मिक समूह है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है,
तो ये तीनों सही है। 114 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 1918 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट में से थे। और शहादत खान ने 1782 में या 1722 में अवध प्रांत की स्थापना की थी और वे इसके पहले नवाब बने थे। तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 115 में गलत की पहचान करनी है। स्वदेशी आंदोलन की वजह जो है 1905 से 1908 के दौरान विदेशी इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई थी। 1911 में बंगाल का बंटवारा लॉर्ड हैडिंग ने मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद को रोकने के लिए रद्द कर दिया था। फंड जुटाने के लिए पहली स्वदेशी डकैती अगस्त 1906 में रंगपुर में की गई थी और कलकत्ता के जो है मानिक तला में एक बम बनाने की यूनिट लगाई गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 1116 यानी 116 में गलत बताना है। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया, ठीक है, पर ये 1793 में आई थी। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। भारत माता समिति, बीकाजी आंदोलन, गदर पार्टी और हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। भारत माता समिति 1904 और बीकाजी आंदोलन की बात करें 1902, गदर पार्टी 1913 और हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1905। तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी इसकी लगानी होगी, तो आराम से आप लगा सकते हो ऑप्शन ए, ठीक है। 118 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। रमाबाई रनाडे ने 18वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाज सुधारकों में से एक थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मौत के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकतिवादी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रमाबाई रनाडे 18वीं नहीं 19वीं सदी होना चाहिए था। अब इसमें आपको फिर क्रोनोलॉजी में लगाना है। भारत में व्यापार करने के लिए तंजौर में डेनमार्क ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। पोर्टो नोवो की लड़ाई लड़ी गई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को मंजूरी कब मिली? तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। तो डेनमार्क ने अपना ट्रेडिंग सेंटर 1620 में बनाया। पोर्टो नोवो की जो लड़ाई है ये 1781 में हुई, मैसूर के हैदर अली और सर आयरिकूट के बीच। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की बात करें अगर, तो ये 1876 में कलकत्ता में, और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है ये 1947 को मंजूर हुआ था। तो बी हो जाएगा। 120 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। नील दर्पण, चंद्रकांता, गीतांजलि, सत्यार्थ प्रकाश है ना, और ये इसके लेखक है। जैसे नील दर्पण दीनबंधु मित्रू, चंद्रकांता देवकीनंद खत्री, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। 1 2 3 4 सही। 121 में अब आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत है। अल बिलाग समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र एनी बेसेंट, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू, बंदी जीवन समाचार पत्र सचिन सान्याल। तो अल बिलाग समाचार पत्र ये गलत है, ये अबुल कलाम आज़ाद का था, है ना, यहाँ होना चाहिए था अबुल कलाम आज़ाद। 122 में गलत की पहचान करनी है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में 37वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बैरकपुर कैंटोनमेंट में विद्रोह कर दिया था और मंगल पांडे ने मिलिट्री ऑफिसर एडजुटेंट को मार डाला था। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख क्रांतिकारी नायिका भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है ये, 34 होना चाहिए था। चलो 123 में गलत की पहचान करनी है। 18 मार्च 1909 को गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा की वकालत करते हुए एक बिल पेश किया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का इंतजाम किया गया था, जिसे ऑफिशियली 1774 में बनाया गया था।
लॉर्ड कर्जन का मकसद एजुकेशन सिस्टम पर पूरी जो है सरकारी कंट्रोल लाना था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ यही पहला गलत है, 1909 नहीं 1910 होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बताना है। राजवंश है और ये राजधानियाँ हैं, जैसे शिशुनाग राजवंश राजधानी पाटलिपुत्र, नंदवंश पाटलिपुत्र, मौर्य वंश पाटलिपुत्र, शुंग वंश पाटलिपुत्र। तो शिशुनाग राजवंश जो है इसकी राजधानी जो है वैशाली होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, इनमें सही की पहचान करनी है। ये बौद्ध संगीतियाँ हैं, कौन सी कहाँ पे हुई है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली हुई है आपकी राजगिरी में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंदलवन, यानी 1 3 2 4 हो जाएगा। अगले में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अस्तोमा सदमय ब्राह्मण जो बृहन्मन्त्रन्यायक उपनिषद है उसका है भाई बृहन्मन्त्रन्यायक उपनिषद। शूद्रों का उल्लेख 10वें मंडल के 90वें सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सबसे नवीनतम है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। 127 देख लेते हैं। 127 में क्रोनोलॉजी में लगाना है देवपाल का शासनकाल, मीरभोज प्रथम का शासनकाल, महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल और महिपाल का शासनकाल। तो जो है इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो देवपाल का शासनकाल 810 से 850 तक रहेगा। मिहिरभोज प्रथम का शासनकाल 836 से 865। महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल 885 से 910। महिपाल का 912 से 944। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 में होता है, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का 1529 में, या देवरा का युद्ध 1532 में। लगा लो क्रोनोलॉजी भाई, क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। इसमें गलत बताना है 129 में कौन सा गलत है। आदिल शाही वंश के जो बीजापुर राज्य है इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1489 में हुई थी। निजाम शाही वंश के अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद द्वारा 1490 में। इमाद शाही वंश के बरार राज्य की स्थापना फतुल्ला इमाद उल मुल्क द्वारा 1490 में। तो गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। चल अगला है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के संदर्भ में सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। इस समिति के 30वें संस्करण का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। इस समिट का जो विषय है वो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो दोनों सही है। 131 में सही बताना है भाई। कह रहा गोदरेज एरोस्पेस हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन रेटेड विक्रम इंजन टू इसरो, मेकिंग a historic milestone in Indian healthcare and biotechnology sector. PM Modi has recently launched Next CAR-19, India's first indigenous CAR T-cell therapy, November 25। करंट अफेयर्स का सवाल है। और सर्वेयर इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च अ नेशनल इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज कैंसर डायग्नोस्टिक इकोसिस्टम। तो यहाँ सही जो है वो तीनों है। 132 पे आते हैं। चार्ल्स कोस्टे का हाल ही में निधन हो गया, उनके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी ओलंपिक साइकिल चालक और दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का हाल ही में 30 अक्टूबर 2025 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चार्ल्स कोस्टे ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ट्रैक साइकिलिंग की टीम और परस्यूट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही है। मुंबई में क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स कैंपर्स कॉर्नर में आयोजित एक भव्य साहित्यिक उत्सव में भारत के सर्वाधिक चर्चित और मिथक आधारित निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया है? तो यह अमीश त्रिपाठी ने करा है। 134 में भी गलत की पहचान करनी है भाई। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव वर्मा को 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी को हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। और वंदना गुप्ता ने हाल ही में नई दिल्ली में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा
जो है बंजथरी ने हाल ही में 21 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, पटना के, मध्य प्रदेश के नहीं। फिर कह रहा है हाल ही में पद्म पुरस्कार 2026 जो है इसकी घोषणा करी गई है, इसमें सही विकल्प बताना है। पद्म विभूषण अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा। पद्म भूषण लिएंडर पेस, गगन नारंग। पद्मश्री मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, रणधीर सिंह और डॉक्टर दिनशॉ पार्डीवाला और वीरेन रस्किना, संदीप प्रधान। तो सही कौन सा है? तो सिर्फ तीसरा सही है, क्योंकि पद्म विभूषण जो अभिनव बिंद्रा और जो है लिएंडर पेस इनको मिला है ना, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और पद्म भूषण नीरज चोपड़ा और गगन रंगन को मिला, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। हाल ही में जारी जो प्रमुख वैश्विक सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति के बारे में बताना है, कौन सा सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10वीं रैंक, और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th। तो सही ये चारों हैं। 137 में भी सही बताना है आपको। हाल ही में दक्षिण पूर्वी तुर्की के करहान तेपे पुरा स्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ खोजा गया है। हाल ही में पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने प्रशांत महासागर की गहराई में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया है। मालदीव हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया जिसने HIV, हेपेटाइटिस बी और मां से बच्चे में फैलने वाली बीमारियां सिफिलिस के 3 गुना उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। तीनों सही है। 138 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लेविस ने हाल ही में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, लिवाइस ने। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हैं। इसमें भी सही बताना है। कह रहा ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर जो है रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। लिवाइस अपॉइंटेड बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, इंडियन क्रिकेटर संजू सैमसन इंग्लिश प्रीमियर लीग, और PM जोनर गार स्टोर हैज रिसेंटली वॉन द नॉर्वे पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो यहाँ भी ये चारों सही हो जाएंगे। चलो अगला है, कह रहा है एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारण करता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होगी भाई? तो ये होगी 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है साइक्लोट्रॉन इज एन एक्सीलरेटर डिवाइस दैट जनरेट हाई वेलोसिटीज इन प्रोटॉन, गामा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन्स। The presence of gamma emitting isotopes in drinking water is detected using a scintillation counter. Solar cells convert light energy directly into electrical energy. Silicon is used in solar cells. Germanium elements which are used in transistor manufacturing are extracted from burnt coal. तो यहाँ भी ये चारों सही है। इसमें भी सही बताना है। Sonar work on the principle of reflection of ultrasonic wave. An electric generator work on Faraday principle of electromagnetic induction. Radar work on the principle of reflection of radio waves. तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। तो ये तीनों सही है। 143 देखते हैं, इसमें भी बताना है आपको सही। कोरंडम occur naturally as a crystalline form of aluminum oxide. Sodium vapor lamps are often used for street lighting because their light is monochromatic and does not split when passing through water droplets. Fluorescent tubes are mostly commonly filled with low pressure mercury vapor and argon gas, xenon, neon and krypton. Galvanized iron does not rust because it's oxidizable. तो यहाँ भी चारों ठीक हो जाएंगे। 144 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। A ligament is a connective tissue that connect one bone to another. A tendon is a connective tissue that connect muscle to bone. Calcium, phosphorus and fluorine help in the formation of bones and teeth and are essential for their strength. Enzyme called pepsin, trypsin and chymotrypsin help in digestion of protein. Gregor Johann Mendel discovered genetics, hence he is also called the father of genetics. तो यहाँ भी आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे।
145 में सही की पहचान करनी है। बायोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड देयर एप्लीकेशन टू नॉन लिविंग सिस्टम। बायोमेट्री इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स। बायोनिक्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। और बायोनॉमी, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ लाइफ। तो 2 और 4 सही। चलो 146 में सही की पहचान करनी है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मौजूद नीले और लाल रंगों को तीव्रता से अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अमरबेल एक पूर्णतः सीधा परजीवी आवृतबीजी पौधा है जिसका तना पतला, कमजोर और पीले रंग का होता है। तो ये तीनों ठीक है। 147 कह रहे हैं कपूर एशिया में पाए जाने वाले सदाबहार वृक्ष सिनामोमम कैम्फोरा की लकड़ी से बनता है। मसाला केसर सैफरॉन क्रोकस के फूल के वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। चिलगोजा पाइन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है और पाइन के बीज से प्राप्त होता है। पेट्रोफसलें हाइड्रोकार्बन और लिपिड से भरपूर होती हैं। जेट्रोफा पौधा एक पेट्रोफसल है। तो बताइए यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों सही है। 148 में सही की पहचान करनी है भाई, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? कह रहा हाल ही में 6 बार की विधायक प्रमला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले से उत्पन्न संवैधानिक विवादों को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए 14 प्रश्नों पर अपनी विस्तृत राय दी है और 2:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 के वन शक्ति फैसले को रद्द कर दिया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 149 देख लेते हैं। असंवैधानिक घोषित किए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की प्रमुख धाराओं के संबंध में बताना है कौन सा सही है। 19 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की कई प्रमुख धाराएं जो है उनको असंवैधानिक घोषित की है। न्यायालय के अनुसार यह कानून केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली और सेवा शर्तों पर अत्यधिक नियंत्रण प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए प्रावधानों में कार्यकाल न्यूनतम आयु 50 वर्ष, केंद्र सरकार के अत्यधिक नियंत्रण तथा 9 न्यायाधिकरणों को बंद करना शामिल है। तो ये भी तीनों सही हो जाएंगे। इसमें सही बताना है पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष रूप से एक अलग न्यायालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के जो है ऐतिहासिक रूप से शपथ ली है 10वीं बार, और अब तो संन्यास भी ले लिया, राज्यसभा जा रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के 27वें संशोधन को मंजूरी दे दी है जो लोकतंत्र को कमजोर तथा आधिकारिक रूप से राज्य पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करता है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। तो ये था आपका 150 सवालों का पूरा पेपर। 32 टेस्ट मिल रहे हैं, जाके ऐप से लगा लीजिए, देख रहे हैं आप पूरा रिवीजन आपका टॉपिक के एक एक पॉइंट का।